अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी विद ईआरडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 24 है नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक्स। बेसिकली हम स्टॉक के नॉन कांस्टेंट ग्रोथ को डील करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट वो आपको क्लियर करते हैं मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगी ताकि आपको समझ आने में आसानी हो। कोई किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी इंगेजमेंट शो किया करें। अपनी कोई क्यूरी है, आपको कोई हेल्प और असिस्टेंसी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें। मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही फ्री होंगी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कमेंट किया करें। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक्स। बेसिकली ये जो इनकॉर्पोरेशन से रेलिवेंट है, ये क्योंकि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इसमें रेलिवेंट हर तरह से आपको अकाउंट्स को डील करना बताया जाएगा। whether it's individual, whether it's partnership with, whether it's company or incorporation. अब देखा जाए तो द कंपनी हैज बीन ग्रोइंग एट अ phenomenal रेट ऑफ 30% पर ईयर। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप इसको ज़रा गो थ्रू कीजिएगा मेरे साथ। यू एक्सपेक्ट दैट दिस growth rate to last for 3 more years and the rate will then drop to 10% per year. बेसिकली दी कंपनी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी की ग्रोइंग जो है वो स्टडी है, 30% पर ईयर से इंक्रीज कर रही है और ये 3 साल का टाइम पीरियड है, जबकि इसका जो रेट जो है वो ड्रॉप डाउन कर रहा है 10% पर ईयर के हिसाब से। और डिविडेंड इन्होंने 5 मिलियन पेड अप किया है और रिक्वायर्ड है रिटर्न, जो रिक्वायर्ड रिटर्न है 20% है जो उन्होंने रिक्वायर्ड किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं आगे इन्होंने इसको सोल्यूशन में क्या बताया है। बेसिकली हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि डिविडेंड कैसे ओवर द सब सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड में कहते हैं। फॉर 1 ईयर में हम जो $5 है, $5 को हम लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से। अब 1.3 बेसिकली 30% का है, 30% का 3 और 1 प्लस किया जाता है कि जित 1 ईयर मतलब कि एक एडवांस साल जो होता है फर्स्ट ईयर वो ज़ीरो होता है, वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईयर 1 है, ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो हमने यहाँ पे 30% लेना था, जबकि यहाँ पे हमने एक साल को छोड़कर अगले साल से स्टार्ट किया है। तो 1 इसमें वही समझ लें, वो एक साल ऐड हुआ है। 1.3% मतलब 30% को हमने उसके साथ कनेक्टेड किया है। 130% को आप इसको कह सकते हैं, ये 130% है। अब उससे जो डिविडेंड हम लोगों को फर्स्ट ईयर में मिला है $6.5, $8.450 सेकेंड ईयर में और $10.985 इन थर्ड ईयर। द प्राइस एट द टाइम 3 कैन बी कैलकुलेटेड। अब थर्ड टाइम पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे प्राइस को। P3 हमने डोनेटेड किया है फॉर द ईयर फॉर द टाइम ऑफ 3 and D3 for dividend and 1 plus G for growth and R for rate of return minus growth। अब इन सारी चीज़ों को आपने इसमें पुट करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब चलते हैं नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक्स। बेसिकली नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक्स हम ऑलरेडी जो कि टॉपिक में इसको रीड आउट कर चुके हैं। तो ये हम लोगों को 1 बाय 1 जो है डिविडेंड 1 है, ये 1 ईयर को शो करेगा, डिविडेंड 2 जो है 2 ईयर्स को एंड सो ऑन। आप इसको इसी तरह से पुट अप करेंगे जब आपको ये कहा जाएगा कि हर साल का अलहदा से डिविडेंड बताएं। ठीक है, ये उस सिनेरियो में ये रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न। लेट्स एग्जामिन द implications of the dividend growth model for the required return of discount rate are। अब इसमें बेसिकली हमने जो पीछे एक फॉर्मूला अपना पढ़ा है उसी को सेम एज इट इज इन्होंने कंपोनेंट्स के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर इसको एडजस्ट करना है तो हम ये आर जो है, ये आर जो इसको बाहर निकाल लेंगे और इसी सेम फॉर्मूले को थोड़ा सा हम रीएडजस्ट करके
आगे पीछे करके हम लोग इसको एक फॉर्मूला का अगेन वही शक्ल दे देते हैं जिसमें वो ऑलरेडी था। अब बेसिकली D1P0 जो फॉर्म है इसको कहते हैं, कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी वो कह सकता है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, तो आपने याद रखना है। बाज़ वो इसको एमसीक्यूज के बेस पे आपको ऑप्शन दे सकता है और बाज़ हो सकता है वो इसको ऊपर रखे और इसको ऑप्शन पे कर दे, आपने दोनों तरह से याद रखना है। तो ये बेसिकली जो है ग्रोथ रेट के बारे में वो मजीद एक्सप्लेन करा, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने फॉर्मूला याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। दिस समरी ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। अब स्टॉक वैल्यूएट करना है तो उसके लिए समरी अगर देनी है तो जनरल केस में D1 D2 D3 डिविडेंड को ही बेस पे है, और इसके साथ हमने जब उसको प्रेजेंट करना है उसकी प्राइस को शो ऑफ करना है तो हमने कैसे करना है, D1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर। जनरल केस में अमूमन फ्यूचर डिविडेंड के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। आर इसमें जो बेसिकली है वो रिक्वायर्ड रिटर्न है। जब वो रिक्वायर्ड रिटर्न का नाम लेगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ये आपको याद होना चाहिए कि रिक्वायर्ड रिटर्न, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। कांस्टेंट ग्रोथ रेट जब होगा उसमें, क्योंकि ग्रोथ रेट में आपका जी का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इफ द डिविडेंड इज कांस्टेंट, जब डिविडेंड ही कांस्टेंट है एंड इक्वल टू डी, और देन द प्राइजेस, वो कह रहे हैं कि अगर आपका हर साल एक ही तरह का डिविडेंड कांस्टेंट है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। ये याद रखना है आपने इन चीज़ों को। वो क्यों बता रहा है, इसीलिए बता रहा है कि अगर वो कह दे कि डिविडेंड कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। इफ द डिविडेंड ग्रोथ, अब डिविडेंड अगर सपोज ग्रोथ कर रहा है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें क्या है कि ग्रोथ की फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कहाँ पे कैसे लगना है ये आपको प्रैक्टिस से ही आइडिया होगा। नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट, अब वो कहते हैं सपोज आपको रेट निकालने के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं आपको देता तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला से कॉपी नीट कॉपी पे रख ले, नोटबुक पे नोट करें एक सेपरेटली और लिखते जाएं कि किस काम के लिए कौन सा है। ये आपको थोड़ा बहुत क्रैमिंग के थ्रू ही पता चलेगा कि कैसे करना है। बेसिकली जो है आगे जो है कॉमन स्टॉक फीचर्स में है, ये फॉर्म्स आ रही हैं, शेयर होल्डर राइट्स है, प्रॉक्सी वोटिंग है, क्लासेस ऑफ स्टॉक है, अदर राइट्स, डिविडेंड। अब इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। शेयर होल्डर राइट्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर को राइट दे दिए जाते हैं कि वो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से उनको यूटिलाइज करें अपने राइट्स को। कंपनी के फाइनेंशियल्स, उनके डिसीजंस में उनको कुछ ऐसे राइट्स दे दिए जाते हैं जिन पे वो फॉलो करते हुए कंपनी के काफी डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। शेयर होल्डर कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन बाय इलेक्टिंग द डायरेक्टर्स हु इन टर्न हायर मैनेजमेंट टू कैरी आउट देयर ऑब्जेक्ट। वो अपने डायरेक्टर्स के तौर पर डायरेक्टर्स को इलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को किस तरह से डील करना है उसके कैपेबिलिटी और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए डायरेक्टर्स को डील को इलेक्ट करते हैं। आइदर ऑफ टू प्रोसीजर इज फॉलोड, दो तरह के प्रोसीजर देखते हैं, कम्युलेटिव वोटिंग है, स्ट्रेट वोटिंग है। कम्युलेटिव होती है अडॉप्टेड टू permit minority participation. The total number of votes that each shareholder may cast is determined first by multiplying the number of shares with the number of directors to be elected. कह रहे हैं कि जिस पर्सन ने जिस शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स, जिस शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया है या सिलेक्ट किया है, वो जितने वोट देगा उसको राइट है। अगर वो सपोज कम्युलेटिव में ऐसा होता है कि वो एक वोट अगर दे रहा है तो उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके सारे शेयर्स के साथ, और अगर सपोज उसके 100 शेयर्स हैं तो उसके 100 वोट्स काउंट किए जाएंगे। अगर स्ट्रेट वोटिंग के डायरेक्टर्स है लेकिन वन एट अ टाइम इन दिस स्टाइल। इसमें क्या है, अगर आप एक पर्सन इसको एक वोट दे रहा है तो वो एक को ही वोट कर देगा, बाकी वोट उसके नहीं कंसीडर किए जाएंगे, वो एक ही वोट उसका, जैसे कि कहते हैं एक आईडी कार्ड पे एक ही वोट लेना है, तो जैसे कि हमारे अमूमन होता है वो स्ट्रेट वोटिंग सिस्टम है। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग ऑन, ये दो तरह की प्रोनाउंसिएशन है। स्टैगरिंग भी कुछ लोग पढ़ते हैं, स्टैगरिंग भी कुछ कहते हैं। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टरशिप इज अप फॉर इलेक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम। कहा जाता है कि डायरेक्टरशिप इज अप फॉर इलेक्शन, कि डायरेक्टरशिप जो डायरेक्टर्स हैं आप उनको हायर करते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो टाइम पीरियड को के अंदर अंदर उनको सिलेक्शन देनी हो, सिलेक्ट करना होता है, और उस दौरान उनको एट एनी टाइम उनके इलेक्शन किए जाते हैं, उस दौरान उनकी सिलेक्शन हो जाती है। जिसको जितनी वोटिंग पावर हाई होती है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। प्रॉक्सी वोटिंग ये होती है कि एक पर्सन की फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन उसकी प्रॉक्सी इज अ ग्रांट ऑफ अथॉरिटी बाय अ शेयर होल्डर समवन एल्स टू वोट। अब खुद नहीं है अवेलेबल लेकिन वो दूसरों को रेफर कर रहा है कि मेरे बिहाफ पे तुम वोट कर दो, दैट इज प्रॉक्सी वोटिंग। हम कहते हैं ना प्रॉक्सी मार्क कर देना मेरी, जैसे कि अक्सर होता है। हम लोग इतनी पाकिस्तानी अवाम तो वैसे भी जुगाड़ लगाने में बड़ी तेज है, और जब जुगाड़ ऐसा है कि अपने ही फ्रेंड अगर क्लास में नहीं आते, टीचर अगर क्लास में कर रहे होते हैं, प्रेजेंट लगा रहे होते हैं, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो प्रॉक्सी लगा रहे होते हैं।
दोस्तियाँ निभा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली होता तो वैसे ये गलत ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए जस्ट कहा गया है। इससे ज़्यादा आपको समझने की मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में। ये सबसे दी बेस्ट तरीका है आपको समझाने का, क्योंकि आप अपनी गलतियों से जो सीखते हैं दैट इज़ टू मच practically from your end. ठीक है। Classes of stocks क्या होती हैं? Some firms have more than one class of common stock with unequal voting rights. In principle, stock exchange does not allow such classification. The primary reasons for such stock concerns with the control of the firm, as the firm can raise equity by issue. अब देखा जाए कि वो कह रहे हैं क्लासेस ऑफ स्टॉक्स हैं कि कई तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, कई तरह के ऐसे हम शेयर्स वगैरह भी फॉर्म्स में आप अपना जो है स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं, अब अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं। उससे वो कई तरह के क्लासेस हैं। अदर राइट्स का मतलब ये है कुछ ऐसे भी राइट्स दे दिए जाते हैं जो कि एडिशनल होते हैं राइट्स। राइट टू शेयर प्रोपोर्शनेटली इन डिविडेंड पेड, राइट टू शेयर प्रोपोर्शनेटली इन एसेट्स रिमेनिंग आफ्टर लायबिलिटी हैव बीन पेड। कहती हैं कि उनको बात करते ऐसा भी होता है, डिविडेंड में भी राइट्स दिए जाते हैं, डिविडेंड देने का भी राइट होता है उन लोगों को, प्रोपोर्शनेटली एसेट्स में भी कुछ उनको राइट्स दे दिए जाते हैं। उनकी वोटिंग पावर पर डिपेंड करता है। बेसिकली मर्जर की बेस पे भी होता है, जैसे राइट टू वोट ऑन मैटर्स ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस सच एज मर्जर। अब मर्जर करते हुए भी हम बाज ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करके ये फील होता है कि ये अच्छा सजेस्ट करेंगे, हमारी कंपनी के लिए लॉयल हैं, तो हम उन लोगों को कुछ अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस में भी उनको इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड, जब आप मोर ओवर द शेयर होल्डर समटाइम हैव द राइट टू शेयर प्रोपोर्शनेटली इन एनी न्यू, जब वो न्यू स्टॉक में जो सोल्ड हो रहा था उसमें उनका राइट होता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्री इम्प्टिव राइट। ये आपने याद रखनी है डेफिनेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब बेसिकली आगे चलते हैं। आगे है डिविडेंड्स। हम लोगों को सबको पता है डिविडेंड्स होता क्या है। ये फिक्स भी हो सकता है, ये वेरी भी कर सकता है, डिपेंड ऑन द टैक्स भी, डिपेंड ऑन योर प्रॉफिट रेशियो भी हो सकता है। But most important thing is payment of dividend is not a business expense and it is not deductible for the perspective of tax। ठीक है, आपने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको डिडक्टेबल नहीं है, ना ये टैक्स कंसीडर किया जाता है एक्सपेंस को। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन ये आपको टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करते कि आप इस पर टैक्स डिडक्ट करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बेसिकली प्रेफर स्टॉक फीचर्स जो होती हैं, प्रेफर स्टॉक जो होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें प्रेफर दी जाती है इन स्टॉक होल्डर्स को। इनको बहुत जब देखा जाए ना, बहुत ज़्यादा इनको ना प्रोटोकॉल मिलता है एक जनरल शेयर होल्डर्स की निस्बत, बिकॉज देयर इज सम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस दैट वी कैन ओनली पे बिफोर एनी अदर एक्सपेंसेस। वी कैन जस्ट पे डिविडेंड ऑन पर प्रायोरिटी ओवर कॉमन स्टॉक। इनको पहले दे दिया जाता है, फिक्स डिविडेंड रेट होता है और इनको पहले दे दिया जाता है विदर देयर इज एनी अदर एक्सपेंसेस, यस और नॉट। अगर आप एक्सपेंसेस अंदर से माइनस करें ही ना करें, आपको ये नहीं डिपेंड होता है, इनको देना ही देना है आपने डिविडेंड। लेकिन कुछ ऐसी वजह से इन लोगों को वोटिंग पावर उतनी नहीं दी जाती, इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते ना। जनरल शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं। स्टेटेड वैल्यू प्रेफर्ड शेयर्स हैव स्टेटेड लिक्विडेटिंग वैल्यू। कैश डिविडेंड इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स पर शेयर। अब बेसिकली कहते हैं कैश डिविडेंड जो है इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डॉलर पर शेयर। ये दोनों आपने इसकी जो पॉइंट्स है याद रखने हैं कि प्रेफर शेयर हैव स्टेटेड लिक्विडेटिंग वैल्यू। इसमें क्या होता है कि आप इसको ये बहुत मोस्ट लिक्विड होता है कि आप इसको कभी भी कैश में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग है कैश डिविडेंड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डॉलर्स पर शेयर। ये बेसिकली जो होता है कैश डिविडेंड आप इसको डॉलर पर शेयर में डिस्क्राइब करते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड होता है कि इसको कलेक्ट करना, जितना भी प्रेफर्ड इज नॉट लाइकली इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड। इसका ये इंटरेस्ट की तरह का नहीं होता बॉन्ड के ऊपर जैसे होता है। डायरेक्टर मे डिसाइडेड नॉट टू पे द डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ द नेट इनकम। डायरेक्टर ये भी कभी कभी डिसाइड कर सकते हैं कि वो नहीं पे करेंगे डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक पे, लेकिन ये पहले ही प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि कल को उठ के आके डायरेक्टर कहते नहीं जी मैंने आपको नहीं देना, ऐसा नहीं होता। जब आप डिविडेंड के लिए या उसको शेयर होल्डर से आप अमाउंट कलेक्ट कर रहे होते हैं तभी आप डिसाइड कर लेते हैं। कभी कभी पेमेंट वो कह रहा है कि आपकी डिले भी हो जाती है, तो डिले को भी कंपनसेट करते हैं। बेसिकली इन लोगों को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये अनपेड प्रेफर्ड डिविडेंड आर नॉट डेट ऑफ द फर्म। ये डेट नहीं होता, ये कह रहे हैं वो कंपनी की किसी किस्म का पेबल नहीं है। डायरेक्टर कैन डेफर द प्रेफर्ड डिविडेंड। वो ये भी कर सकता है कि अगले साल में या उसको डेफर्ड कर दे, किसी तरह से आगे इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। इस प्रेफर स्टॉक डेट ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये डेट नहीं होता। ये जस्ट उसकी कंपनी जो है इसको किसी तरह से भी उसने पे जरूर करना होता है, लेकिन उसके ऊपर लायबल नहीं है कि वो अपने ऊपर इस तरह से इसको एज अ डेट इसको कंसीडर करे। दी स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट जिसमें जो सिक्योरिटीज न्यूली ओरिजिनल न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है, सेकेंडरी में यूज होती हैं, मतलब कि ऑलरेडी शेयर्ड जो होती हैं, ऑलरेडी फर्स्ट टाइम शेयर हुई है, वो सेकंड टाइम जब शेयर होती है, मतलब कि एक पर्सन को दिया उसने आगे से दूसरे को दिया, तो वो जो पहले वाले ने आपको मैंने आपको शेयर दिए
सिक्योरिटीज़ दी, वो होगी प्राइमरी मार्केट, क्योंकि मैं ओरिजिनली न्यू सिक्योरिटीज़ आपको दे रही हूँ, लेकिन जब वही यूज़ सिक्योरिटीज़ आप आगे दे देते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। डीलर एन एजेंट हु बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज फॉर अ मेंटेन्ड इन्वेंट्री। बेसिकली एक पर्सन होता है जो कि इन सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, एक इंटरमीडिएट पर्सन होता है जो डील कर रहा होता है दरमियान में, इसको क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। बेसिकली अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने ये याद रखनी है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल द प्राइस दैट द डीलर विशेस टू पे। अब ऐसे प्राइस जो कि डीलर जो है, जो डील करने वाला है, वो पे करना चाह रहा है, भाई एक प्रोडक्ट को खरीदना है, वो कहता है मैं इतनी बस पे करना, जो वो पे करना चाहता है उसको बिड प्राइस कहते हैं, क्योंकि वो बिड लगा रहा होता है। और डीलर, ऐसा डीलर जिसके जो सेल करते हुए जिस प्राइस पे सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है। द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस, इन दोनों प्राइस के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। ब्रोकर, ब्रोकर एन एजेंट हु अरेंज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन अमंग इन्वेस्टर, मैचिंग इन्वेस्टर विशिंग टू बाय सिक्योरिटीज विद इन्वॉल्व विशिंग टू सेल सिक्योरिटी। बेसिकली ये ब्रोकर जो होता है दरमियान में, इनके एज एजेंट ही है, लेकिन इनके पास अपना जो है पर्सनली जो होती है अपने ये डीलिंग में होते हैं। एजेंट हु अरेंज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन अमंग इन्वेस्टर, ये अरेंज करवा देते हैं। बेसिकली इनके पास ना अपना ही स्टॉक भी अपनी भी हो सकती हैं, इनके पास अपना एजेंट जो होते हैं वो बस डील कर रहे होते हैं। ब्रोकर जो होते हैं दरमियान में एक थर्ड पार्टी होती है जो कि आके डीलिंग करवाती है, इसका अपना कोई स्टॉक नहीं होता, और इस तरह से ये डील कर रहे होते हैं। जस्ट टू पार्टीज बायर और सेलर को डील करवाते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 24। आप लोग, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर इसमें किसी किस्म का आपको इश्यू आता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आपका दिल करता ही नहीं है किसी मेहनत करते हुए पर्सन को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर लें। आपका दिल ज़रा भी नहीं करता, व्यूज़ भी आते हैं लेकिन आप ज़रा नहीं, आपका दिल है कि आप किसी दूसरे पर्सन को अप्रिशिएट करें। और इवन कि आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते हैं कि हमारा ये मसला है तो हम लोगों को ये बताएं। और मैं हाज़िर बैठी हूँ, मैं आप लोगों की ही ये जो है रिक्वेस्ट पे ये चैनल बनाया है, तो काइंडली आप, मुझे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे भी थोड़ा सा इस चीज़ पे करेज करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा क्यूट सा कमेंट भी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 में। फ़ी अमानिल्लाह।